अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। फिजिक्स क्लास 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स हमने लिया हुआ स्टार्ट। दो टॉपिक इसके हो गए। आज है लेक्चर नंबर 3 और जो टॉपिक है वो है 1.2 और टॉपिक का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़। कोशिश करेंगे कि आज हम दो टॉपिक्स कवर कर लें, फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसके बाद है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इसको हम भी कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। देखिए नेम से ही पता चल रहा है क्वांटिटीज़ मतलब कुछ चीज़ें, वो चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑल द क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर, हर वो चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखूँ तो वो इस तरह आएगी, ऑल द क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर। तो हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। नाप सकते हैं जिसको हम सिंपली मैं बोल सकता हूँ, हर वो चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर एग्जांपल्स में देखा जाए तो एग्जांपल्स में मैं इसकी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अगर आपके पास घड़ी हो तो घड़ी से आप टाइम नाप सकते हैं। आप बता सकते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा। तो आपके पास जो वॉच है या आपके पास जो टाइम है, टाइम आप नाप सकते हैं। इसी तरीके से आप वज़न भी नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो लाजमी बात आप उसके हिसाब से लेते हैं, मास के हिसाब से। तो आपके पास जो मास है ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से आप टेम्परेचर भी नाप सकते हैं किसी चीज़ का। आजकल का टेम्परेचर आप नाप सकते हैं, तो टेम्परेचर भी आपके पास, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सही है ना, ये हमारे पास है इसकी एग्जांपल्स। इसी तरीके से आप एक इस वाइट बोर्ड का एरिया भी हम नाप सकते हैं। एरिया आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई वेट, आप ऐसा ले सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। तो आपके पास एरिया भी आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। गाड़ी की आप स्पीड भी नाप सकते हैं, तो स्पीड भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारी की सारी आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी बनी होती है दो चीज़ों से। आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ये दो चीज़ों से बनी होती है। एक आपके पास होता है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, हैविंग अ प्रॉपर यूनिट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप अगर एक दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मुझे 5 चीनी दे दो, मतलब 5 चीनी का लिखता हूँ मैं 5 शुगर। आप शुगर लेने जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे 5 चीनी दे दो। उसको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। उसको बस यही समझ आएगी कि आप 5 चीनी मांग रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि आप 5 दाने मांग रहे हैं, 5 बोरियां मांग रहे हैं, 5 ग्राम मांग रहे हैं, 5 किलो मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं उसको एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन जब आप इस नंबर के साथ एक स्पेसिफिक यूनिट लिखेंगे, जब आप इस तरह लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल 5 kg लिखते हैं, तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपके पास जो ये वाला नंबर है ये आपके पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और जो ये आपके पास वैल्यू लिखे ये क्या है, इसका यूनिट है। तो जब आप नंबर और उसके बाद यूनिट लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखते हैं, तब जाके आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट तरीके से क्या होती है, हमें समझ आती है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि मेरी हाइट फॉर एग्जांपल 172 सेंटीमीटर है। मैं अगर लिख लेता हूँ कि 172 मेरी हाइट है, तो किसी को सही तरीके से समझ नहीं आएगी, मेरी हाइट 172 है। लेकिन अगर इसके साथ मैं फीट्स भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इंचेस भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं यार्ड भी लिख सकता हूँ, सॉरी यार्ड तो नहीं लिख सकता। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेंटीमीटर्स, मीटर्स भी लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। मतलब कहने का ये कि हमारे पास एक ही चीज़ के, एक ही क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन उसमें से हम अपने इस्तेमाल के मुताबिक हम एक स्पेसिफिक यूनिट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये जो मेरे पास वैल्यू लिखी है, हमारे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और जो ये लिखा है ये आपके पास क्या है, इसका यूनिट है। तो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को चलाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर मैं आगे थोड़ा जैसा एक्सप्लेन करूं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमारे आगे दो कैटेगरीज बनती हैं। एक को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़, एक को हम बोलते हैं बेस, और दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव। तो इसको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारे पास है डिराइव। तो मैं यहाँ पर इसकी अलग से हेडिंग लिख लेता हूँ। अब देखिए नेम से ही पता चल रहा है, बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेसिक हैं। दीज आर बेसिक इन नंबर। तो साइंटिस्ट आपस में मिले और इन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ बनाते हैं कि जो बेसिक हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि दीज आर बेसिक, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें कि ये आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। और साथ ही साथ
तो आप ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, बुक में आपके पास की प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखी है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ देयर ओन। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, दोज फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए ये तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज ही है ना, फिजिकल क्वांटिटी की फिर बीच में टाइप है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ देयर ओन, खुद से जो बनी होती हैं, देयर ओन। एंड और जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कौन सी बाकी क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ एंड अदर क्वांटिटीज़। आप यहाँ पर अदर क्वांटिटीज़ के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हैं, आर मेड फ्रॉम इट। अदर जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो इससे बनती हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं टोटल है कितनी। तो आपके पास जो टोटल बेस क्वांटिटीज़ हैं ये कितनी हैं, दीज आर 7 इन नंबर। ये आपके पास टोटल कितनी है, 7 इन नंबर है, और ये स्पेसिफिक है, सही है। अच्छा एक और बात बता दें कि यहाँ पर बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं कौन सी। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट पेस्ट कर रहा हूँ, उस चार्ट में आप लोग देख लें तो इसमें आपके पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी भी आपके पास आ गई। अगर कुछ रह गया तो आप इस चार्ट में देख लें, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ सेम, या उस साइड पर या साइड पर, तो आपके पास बेसिक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ अब मेंशन करने लगा हूँ। एक और चीज़ हमारे पास, हमने बेस क्वांटिटीज़ के बारे में तो कर लिया, अब हम दूसरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में। तो देखिए डिराइव का मतलब ही क्या है, निकलना। डिराइव का मतलब क्या है, निकलना। तो ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और से निकली होती है, मतलब किसी और को मिला के हमने क्या किया, ये क्वांटिटीज़ बनाई हैं। तो मैं सिंपली इस तरह लिख लूँगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर मेड अप ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ये किससे मिलके बनी होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनी होती हैं। साथ ही में एक और पॉइंट अगर हम देख लें, और इससे और क्वांटिटीज़ नहीं बनती। देखिए जो डिराइव क्वांटिटी होती है ये खुद किसी और से बनी है और इससे और क्वांटिटीज़ नहीं बनती। इसी के साथ साथ अगर मैं ये बताऊं कि इनकी तादाद कितनी है, तो दीज आर, इनकी तादाद आपके पास कोई स्पेसिफिक नहीं है, दीज आर इनफाइनाइट, इन्फिनिट या इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं, इनफाइनाइट इन नंबर। और साथ ही साथ अगर देखें तो आपके पास ये डिराइव क्वांटिटी बनती किस तरह, तो आप सिंपल बोल लेंगे कि बाय मल्टीप्लाइंग आप मल्टीप्लाई करके, और बाय डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज वी गेट डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमें यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जब भी आप बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आपके पास क्या आ जाता है, डिराइव क्वांटिटी आ जाती है। सिमिलरली आप दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करेंगे तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, डिराइव क्वांटिटी ही आ जाएगी। मेरे ख्याल से सैम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ रही, जस्ट आसान करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज़, तो दो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ को, आपने यहाँ पर चार्ट देखा था, इस चार्ट के बीच में आपके पास लेंथ आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो दो लेंथ्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बेस मेरे पास एक क्या है, लेंथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से ही, तो इससे मेरे पास क्या बन जाता है, लेंथ स्क्वायर बन जाएगा, लेंथ स्क्वायर बन जाएगा। और लेंथ का आपके पास यूनिट क्या है, मीटर है। चलिए ये तो फिर बात की बात है, बल्कि भी कर लेते हैं, मीटर है। और मीटर को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। और एरिया आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, एरिया आपके पास है डिराइव क्वांटिटी। तो हमें यहाँ से ये सीखने को मिला कि जब आपके पास दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हुई तो इससे आपके पास क्या बन गया, एरिया बन गया। और एरिया आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। सिमिलरली आप वॉल्यूम के लिए भी ले सकते हैं, तीन वॉल्यूम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तीन लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उससे बन जाएगा L क्यूब बन जाएगा, मतलब लेंथ क्यूब। और लेंथ क्यूब आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है।
सिमिलरली सेकंड केस देखते हैं जिसमें हमने बेस क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो सिंपलेस्ट होगी, स्पीड का ले लेते हैं। तो स्पीड आपके पास बनी होती जब भी हम देखिए यहाँ पर आपके पास एक और क्वांटिटी है, लेंथ का आपके पास यूनिट है, लेंथ का आपके पास, लेंथ असल में क्या है, डिस्टेंस है ना, और आपके पास टाइम आपके पास सेकंड होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि डिस्टेंस को एक बेस क्वांटिटी में ले लेता हूँ डिस्टेंस डिवाइड बाय, और दूसरी क्वांटिटी में ले लेता हूँ बेस क्वांटिटी ले लेता हूँ टाइम। तो जब मैंने डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड किया तो इससे क्या चीज़ बन गई, इससे बन गई स्पीड, इससे बन गई स्पीड। और आपको भी पता है कि डिस्टेंस मेरे पास क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस मेरे पास है बेस क्वांटिटी, और डिराइव और टाइम भी मेरे पास है बेस क्वांटिटी, और स्पीड मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। तो हमें सिंप्लीफाई हो गया कि हमारे पास दो बेस क्वांटिटी आपस में डिवाइड हुई तो इससे क्या बन गई, डिराइव क्वांटिटी। अब यहाँ तक तो मेरे पास एक टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है, जिसका नंबर है 1.3। और इस टॉपिक को अगर हम कवर करें तो इसको मैं सिंपली बताऊं, देखें शुरू में ऐसा था कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, हमारे पास यूनिट्स काफ़ी डिफरेंट किस्म के हैं, तो पूरी दुनिया में अलग अलग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। देखिए इस टॉपिक को मैं आपको अगर सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तानी रुपी इंडिया में ले जाएं या किसी यूरोप कंट्री में ले जाएं तो पाकिस्तानी रुपी की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर वो नहीं चलेगा, आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आप डॉलर लेके जाएं तो डॉलर हर एक जगह पर चल सकता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो यूनिवर्सल करेंसी है। इसी तरीके से आपके पास एक और है, फॉर एग्जांपल उर्दू है। तो उर्दू अगर मैं अरबिक में सॉरी, उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ पाकिस्तान में बोली जाती है, इंडिया में बोली जाएगी या कुछ और कंट्रीज में बोली जाएगी, लेकिन कॉमन नहीं है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, हर एक जगह पर कॉमन है, तो वो है यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसी तरीके से आपके पास यूनिट्स के भी केस है। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं कि जो एक मुल्क में यूज़ किए जाते हैं और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो दूसरे मुल्क में यूज़ किए जाते हैं। तो आपके पास पहले 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें लेंथ मास टाइम था। असल में हमारे पास क्या चीज़ थी, 3 चीज़ें थी, लेंथ मास टाइम। ये हमारे पास ऐसी चीज़ें कि जो मोस्टली चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, मोस्टली यूनिट यही होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास MKS सिस्टम में लेंथ को लिया जाता था मीटर में, इसी तरीके से मास को लिया जाता था किलोग्राम में, और नेक्स्ट वन आपके पास जो टाइम था वो किस में लिया जाता था, सेकंड में। सेकंड हमारे पास जो यूनिट था ये आपके पास है CGS सिस्टम। C का मतलब है आप लेंथ को लेते थे सेंटीमीटर में, इसी तरीके से आप मास को लेते थे ग्राम में, और आपके पास टाइम होता था किसमें, सेकंड में। लास्ट वन आपके पास जो सिस्टम है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में आप लेंथ को लेते थे फुट में, मास को लेते थे आप पाउंड्स में, और टाइम को लेते थे सेकंड में। तो अगर आप नोट करें तो तीनों सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डिफरेंट मुल्क डिफरेंट यूनिट्स को इस्तेमाल करते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी ममालिक जब एक ही चीज़ के ऊपर कैलकुलेशन करते तो हर एक मुल्क में डिफरेंट रिजल्ट आते थे। हालांकि वो रिजल्ट सही होते थे, लेकिन जब आपस में मैच करते तो उनको पता चलता था कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो उन्होंने आपस में कॉन्फ्रेंस की 1960 में आई थिंक, और 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में। और पेरिस में जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं कि जो पूरी दुनिया में कॉमन हो, मतलब यूनिवर्सल कॉमन हो, जो कि हर एक जगह पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने इसको नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल, और जिसको हम शॉर्टली बोलेंगे SI, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के मुताबिक हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं और जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, इन्होंने इसके लिए यूनिट्स निकाले। तो उसका मैं चार्ट यहीं पर पेस्ट करूं, इस स्लाइड पर मैं पेस्ट कर दूंगा तो आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं तो बेस क्वांटिटीज़ के अपने ही यूनिट्स हैं। तो लेंथ का अपना यूनिट है, मास का अपना यूनिट है, वो आप बीच में देख लें। इसी तरीके से जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं तो डिराइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके यूनिट्स। ये भी आप चीज़ आसानी से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और इसके यूनिट्स हैं जस्ट, सही है।